आज मेंस्ट्रुएशन वाले पार्ट का रिवीजन हमने आपको कराया था। एक बार फिर से उसका रिवीजन ले लेते हैं। उसके बाद जो प्रश्न आपको दिए थे हमने, जो यहाँ बताए थे, वो देखेंगे। ठीक, और ध्यान से आप इन सब फार्मूलों को जितने लिखे हैं सबको कंठस्थ होने चाहिए। इस तरह की एक सारणी बना लेंगे। रिवीजन में हम इस तरह से शॉर्ट नोट बनाते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेल लाइन लिख लीजिए, फिर लिखिए शंकु, यहाँ भी लाइन लिख जाएगी। फिर लिखेंगे गोला, और ये आपके हाई स्कूल में भी क्योंकि चैप्टर है तो आप इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे। उस कागज़ को आप अपने पास ही रखेंगे, जो आपके 9th में भी काम आएगा और 10th में। फिर आएगा अर्धगोला, इससे ऊपर घनाभ, और घनाभ से भी ऊपर या नीचे यहाँ ले लेते हैं। ये आपकी आकृतियां हैं, जिन आकृतियों के बारे में मेंस्ट्रुएशन में हम कक्षा 10 और कक्षा 9 में पढ़ेंगे। दो ही चीज़ों के बारे में हम विचार करते हैं, एक आयतन और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो किसी भी आकृति के बाहर का जो सरफेस है, वो बाहर का जो क्षेत्र है जिसे आप छू सकते हो चारों तरफ से, उसका क्षेत्रफल है। क्योंकि वो गोलाई में होता है। जैसे अगर आयत होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई में क्षेत्रफल निकल आता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन गोले का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, गोले का क्षेत्रफल कैसे? गोला तो गोल है, अब उसका क्षेत्रफल कैसे नापें? तो किसी विधि से, किसी वैज्ञानिक ने, गणितज्ञ ने, किसी ने भी ये सूत्र दिए हैं जो भविष्य में जाके आप सिद्ध करेंगे। अभी आपकी क्लास में इनको सिद्ध करना नहीं। इन सूत्रों को निकाला गया जिन सूत्रों से किसी भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आकृति का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दूसरी चीज़ होती है आयतन। जैसे बेलन है, उस बेलन में कितना पानी आ जाएगा, या गोला है ऊपर छेद करा उसमें कितना पानी आ जाएगा, या गोले के अंदर कितनी हवा है। यानी कोई भी आकृति की कैपेसिटी, कोई भी आकृति की जो कैपेसिटी, उसे कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। धारिता, कि वो अपने अंदर कितनी चीज़ को धारण कर सकती है, और कोई चीज़ उतनी चीज़ धारण कर सकता है जितना वो खुद है। कोई भी चीज़ दुनिया में बाहर से नहीं आती है। अगर उसका आयतन जितना है उतने ही आयतन को वो धारण कर सकता है। तो आयतन और क्षेत्रफल में अंतर समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी अंग्रेजी में नाम क्या है। घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, बेलन को कहते हैं सिलेंडर, शंकु को कहते हैं कोन, गोले को कहते हैं स्फीयर, और अर्धगोले को कहते हैं हेमिस्फीयर, और घन को कहते हैं। इतनी आकृतियों का सामना हमसे जब हम कक्षा 9 और 10 में सवालों को हल करेंगे तो केवल इनसे ही हमारा सामना होना है। अब हम इनमें किन किन चीजों को निकालेंगे? सबसे पहले यहां हम लिखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, या शॉर्ट में इसे कहते हैं CSA। अब क्योंकि ये वक्र शब्द जो है वो गोल चीजों के लिए होता है, तो घनाभ तो गोल होता नहीं कहीं से, ठीक है। तो घनाभ के लिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं। और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, वो आपका उसकी 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है। तो घनाभ के लिए जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आएगी, हम क्या समझेंगे? किसकी बात हो रही है? 4 दीवार के क्षेत्र, क्योंकि इसमें भी 4 दीवारें होंगी और इसमें भी 4 दीवारें।
ठीक, इनकी आकृति कैसी होगी वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। घनाभ की आकृति ये होगी। पहले आकृति देखेंगे तभी तो नाम पता लगेगा। ये हमारे पास घनाभ। बेलन की आकृति ये होगी, जैसे पानी का पीने का गिलास। सबके पास ड्राइंग है आपके। इसमें एक होती है त्रिज्या और एक होती है ऊंचाई। ये ऊंचाई और ये त्रिज्या, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों तरफ वृत्ताकार होता है। वृत्त की अपनी त्रिज्या होती है और एक उनकी दोनों वृत्तों के केंद्रों को जोड़ोगे वहां से आ जाएगी इसकी ऊंचाई। ये ऊंचाई। जो घनाभ है उसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई को बी कहते हैं और ऊंचाई को जैसे एक कमरा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके बाद शंकु, जो बर्थडे में हम कैप लगाते हैं, लट्टू तो नहीं देखे होंगे आजकल बच्चे कम देख पाते हैं। ये बर्थडे में जो है ये वृत्ताकार होता है, जो इसका केंद्र होगा और इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी और ये होगी इसकी ऊंचाई और ये होगी इसे क्या कहते हैं हम, तो लंबाई जो है वो है L, चौड़ाई है B और ऊंचाई है किसकी, ऐसे ही बेलन में क्या है, त्रिज्या है इसकी R और ऊंचाई है इसकी। शंकु में त्रिज्या है R, इसमें दो ऊंचाइयां होती हैं। पहली होती है लंब वृत्तीय ऊंचाई, क्यों कह रहे हैं लंब वृत्तीय ऊंचाई? लंब है एक तो ये, और वृत्तीय मतलब जो वृत्तीय भाग है इसका, उसके केंद्र से शीर्ष तक की ऊंचाई। तीसरी एक त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, फिर आ गया गोला। ये है गोले की आकृति। ये मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूं कि तो आपको पता लग जाए कि वृत्त नहीं है, वरना गोला और वृत्त एक साथ दिखाई देगा। ठीक है, ये पूरा गोला ये बनाया, इसमें केंद्र जो है वो बीच में होगा कहीं, है ना। ठीक, तो कागज पे तो ऐसे बनेगा। तो गोला इस तरह का होता है। ये भी त्रिज्या होगी गोले की और ये भी त्रिज्या होगी। गोले में केवल त्रिज्या ही होती है। ये इसके बाहर का जो पृष्ठ है वो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। इसका एक गोल वाला जो बाहर का पृष्ठ है, ठीक है, वो इसका होगा। ऐसे ही इसका बाहर का जो गिलास है उसके चारों तरफ जो स्टील लगी है वो आपका वक्र पृष्ठ होगा। अर्धगोला, गोले को बीच में से काट दो, अर्धगोला आ जाएगा। ये त्रिज्या और ये भी जैसे आपका घर पे खाना खाते कटोरी होती है, नींबू ले लीजिए, नींबू को बीच में से काट लीजिए, पीला वाला भाग हो गया गोल, वो वक्र पृष्ठ है। और जो ऊपर फ्लैट है जहाँ से रस्सा निकलता है वो भी वृत्ताकार होता है ना, वो वृत्त है। उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अभी बात करेंगे उसको। पहले अभी हम समझ रहे हैं आकृतियाँ, आकृतियों के नाम क्या है और इन आकृतियों में क्या क्या चीज़ें हमें सवाल में दी हुई। ठीक है, घनाभ दिया है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होगी। अगर बेलन दिया है तो त्रिज्या और ऊंचाई दी होगी। शंकु दिया है तो त्रिज्या लंबवृत्तीय ऊंचाई जिसे H कहते हैं और त्रिज्या ऊंचाई दी होगी। गोला दिया है तो त्रिज्या दी होगी और अर्धगोला दिया है तब भी त्रिज्या दी होगी। अब आ गया घन। घन एक प्रकार का घनाभ भी होता है, लेकिन खास बात यह है कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में कैसी होती है, बराबर। ठीक है, तो इसकी इसे कहते हैं भुजा। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। क्योंकि गणित में किसी भी सूत्र को याद रखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए वो सूत्र किस आकृति का है। हमने आयतन तो याद कर लिया, पाई आर स्क्वायर। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। आयतन तो याद हो गया, अब वो किसका है ये याद नहीं करा। हम सवाल भी जब करते हैं तो खाली लिखते हैं आयतन बराबर, है ना। अब उसमें जो सूत्र याद आ गया वो लिख दिया। और अगर हम कहेंगे गोले का आयतन तो हमारे दिमाग को बहुत काम करना पड़ेगा। गोले का आयतन मतलब गोले का आयतन, गोला कैसा होता है, ऐसा होता है। गोले में क्या क्या होता है, गोले में त्रिज्या होती है। अब इसका आयतन क्या होता है,
तो हम अपने दिमाग को काम पे लगाने से बचने के लिए, जो बच्चा थोड़ा सा भी आलसी होता है, वो मेहनत कम करना चाहता है, तो वो सूत्र को याद कर लेता है और शॉर्ट में याद करता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर। अब एग्जाम में आ गया कि गोले का आयतन निकालो, तो उन्होंने लिखा आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि उन्होंने आयतन याद किया था। अब आर तो उसे मिल गया, एच नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? अब उसको पता भी नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसने खाली आयतन याद किया है, उसने आकृति को ढंग से समझा ही नहीं। गोले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अब उसको गोले की आकृति नहीं पता। जब गोले की आकृति उसे नहीं पता कि गोला गोल होता है, उसमें ऊंचाई होती नहीं है, ठीक है, तो वो बेचारा सवाल, अब उसने आयतन तो पढ़ा है क्योंकि कई बार सुना था, अब वो उसी में अपना दिमाग लगाता है, उसी में ऊर्जा खर्च करता है। तो सबसे पहला काम है कि आपका सूत्र गलत नहीं होना चाहिए। सूत्र गलत कब नहीं होगा? जब आप सूत्र को आकृति के साथ याद रखो। उसके लिए आकृति बना बना कर ही सवाल हल करो। हमने जितने भी सवाल हल करवाए, शायद ही कोई सवाल हो इसमें आकृति ना बनाई। हर सवाल में पहले हम आकृति बनाते थे, फिर उसमें लिखते थे। उसका मकसद क्या होता था कि पहले हमने जो सवाल हम पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ का सवाल है और हमें उसने क्या क्या दिया है, हमारा सूत्र में क्या क्या यूज़ हो रहा है, क्या कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे सूत्र में है और आकृति से हमें नहीं मिली, उसे ढूंढा जाता है। जब वो मिल जाती है उठा के सूत्र में रख देते। सबसे पहला काम क्या होता है? आकृति की पहचान। क्या होता है सबसे पहला काम? कि सवाल किस चीज़ का है, गोले का है, बेलन का है, शंकु का, पढ़ के पता लग जाता है। दूसरा काम क्या है? उसमें हमें क्या क्या दिया है, त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी है, कौन सी ऊंचाई है, कौन सी त्रिज्या है। कैसे क्लियर होता है ये चीज़ें? जब हम चित्र बनाएंगे। जैसे ही हम चित्र बनाएंगे और चित्र में चीज़ें लिखेंगे, सारी चीज़ें तुरंत क्लियर हो जाएंगी। घनाभ कहेगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घनाभ जब बनाओगे तो तुम्हें सब चीज़ें, आपको सब चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है और कौन क्लियर हो रही है बात? गांठ बांध लेना इस बात को। क्या मतलब होता है मुहावरे का गांठ बांध लेना? ये चीज़ को अच्छे से याद कर लेना। जैसे गांठ में हम कोई चीज़ फंसा लेते हैं, वो निकलती नहीं है, ऐसे जब हम आपको ये वाली बात बता रहे हैं तो ये आपके दिमाग में फंस जाए, यहाँ से निकले नहीं। क्लियर हो गई बात? अब तो बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, अब सीधे आगे आ जाए। शंकु में ये RHL जो है, ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × H × L प्लस, और इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 4 दीवार का क्षेत्रफल भी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 दीवार का क्षेत्रफल। इसमें क्यों लिख रहा हूँ मैं 4 दीवार का क्षेत्रफल? क्योंकि 4 दीवार के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं कहते। 4 दीवार के क्षेत्रफल को याद रखने का तरीका है, आधार की परिमाप गुणा ऊंचाई। 4 दीवार का क्षेत्रफल, आधार कौन है इसका? आयत। क्यों आयत ही तो है? तुम जिस कमरे में बैठे हो उसका आधार क्या? आयत है। उसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो आयत की परिमाप कितनी होती है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत की परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा h। तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा, ठीक। तो कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा होता है 2h गुणा L प्लस, और डायरेक्ट याद रखने का तरीका ये होता है सबसे बेस्ट। इस तरह से याद न रख के आप ऐसे याद, और उत्तर जो आएगा इसका वर्ग इकाई में आएगा। किस में आएगा? वर्ग इकाई। क्योंकि जितना भी क्षेत्रफल है दुनिया में उसका उत्तर वर्ग इकाई में आता है। अब ये इकाई किस पर निर्भर करेगी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में दी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सबसे पहली बात तो इनका सबका मात्रक एक ही होना चाहिए। अगर लंबाई सेंटीमीटर में है तो चौड़ाई भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए और ऊंचाई, लंबाई मीटर में है तो चौड़ाई भी मीटर में होगी। और कभी कभी सवाल को मुश्किल करने के लिए वो लंबाई चौड़ाई मीटर में दे देगा और ऊंचाई सेंटीमीटर में। तो ये आपका अपना निर्णय है कि आप पूरे सवाल को सेंटीमीटर में हल करोगे तो तीनों को सेंटीमीटर में ले जाओ, और मीटर में हल करोगे यानी तीनों का जो मात्रक है वो एक समान होना चाहिए। सबसे पहली बात ये स्टेप है सवाल को हल करने के। सवाल पढ़ा, आकृति देखी, उसमें क्या क्या दिया है ये पता कर लिया, उनके क्या क्या मात्रक है इस बात पे ध्यान दिया। क्योंकि कभी कभी बच्चा मात्रकों पर ध्यान नहीं देता, वो सीधे उसने L = 3, B = 5 और C = 50 और सीधा हल कर डाला सब।
सवाल में स्टेप मार्किंग होती है। आपने आकृति पहचान ली, बहुत अच्छी बात है, आकृति बना दी, आधा नंबर हो गया। आकृति में आपने त्रिज्या और ऊंचाई ढूंढ ली और 1 नंबर मिल गया। आपने सूत्र लिख दिया और 1 नंबर मिल गया। सूत्र में मान रख दिया, सही रखा है और नंबर मिल गया। कैलकुलेशन करिए, सही करिए, उसका नंबर अलग होता है। क्लियर हो रही है बात? सवाल में स्टेप्स में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपका उत्तर भी गलत आ रहा है फिर भी आपको नंबर मिल जाएंगे, अगर आपका ऊपर से ठीक है। अब तुम बेलन को अगर गोला समझ लोगे तब नंबर कैसे मिलेंगे? आपने एक बच्चे ने सवाल करा, बेलन को बेलन समझा, उसने त्रिज्या लिखी, ऊंचाई लिखी, बेलन पहचाना, उसकी त्रिज्या ऊंचाई पहचान ली, सूत्र ठीक लिख दिया, मान रख दिए, उत्तर आ गया। एक बच्चे ने बेलन को गोला समझ लिया, उसने गोला बनाया, त्रिज्या लिखी, सूत्र बेलन का क्या बेलन रहा है, सूत्र गोले का लगा रहा है, त्रिज्या का मान लगा रहा है, उसे मिले 0। और जिसने बेलन को बेलन समझा था उसको मिले 6 में से 4। तो गलत करने के भी नंबर होते हैं, लेकिन ऊपर से ही अगर गलत हो जाएगा तो नंबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोगों की कॉपी में कोई बच्चा 4-4 कॉपी भरता है, नंबर 0 आते हैं। कोई बच्चा 2 कॉपी भर रहा है, उसके 30 नंबर आ रहे हैं। तो जिसके 0 आ रहे हैं उसने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया। इतना तो दिमाग लगा सकते हो कि गोले को गोला कहो। आपको मान लीजिए पूरे पेपर में कुछ नहीं आ रहा है, हो जाता है कभी कभी, बीमार पड़ गए, कहीं कोई दिक्कत हुई, स्कूल किसी कारण से नहीं आए, वही वाली चीज़ें पूछ ली गई एग्जाम में जो आपको याद नहीं है, या वो हम नहीं पढ़ के आए, हम दूसरी चीज़ें पढ़ के आए थे, कुछ और आ गया एग्जाम में, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तो सब जानते हैं ना कि गोला क्या होता है, बेलन क्या होता है, घननाभ क्या होता है, इसे थोड़ी भूल जाएगा कोई। जो चीज़ लिखी है आप वही चीज़ लिखिए। आपको भले ही कुछ नहीं आता है, लेकिन जितनी भी आपकी जानकारी है वो आप संबंधित जानकारी उसमें दीजिए। ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहे हैं, ये आपके परीक्षा के लिए बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बेलन, सिलेंडर, इसका वक्र पृष्ठ होता है क्योंकि बेलन का आधार वृत्त होता है। वृत्त का परिमाप कहते नहीं, वृत्त के परिमाप को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। आप देख रहे हैं सूत्र तो एक ही चल रहा है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। वृत्त का सूत्र तो एक ही चल रहा है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा शंकु। शंकु में इसका जो प्रति क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पाई r। यहाँ सवाल में कभी कभी वो ऊंचाई देता है ये वाली, त्रिज्या देता है ये वाली, और वक्रपृष्ठ पूछ लेता है। बच्चे पाई r और ऊंचाई को l को जो दी होती है वही लगा देते हैं जो ऊंचाई दी है। बड़े ध्यान से सवाल पढ़ना कि ऊंचाई लंबवृत्तीय दी है, ऊंचाई तिर्यक दी है। अगर लंबवृत्तीय दी है, त्रिज्या दी है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का एक फार्मूला होता है। मैं यही लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हूँ, है ना। L बराबर होता है वर्गमूल या बस ये काफी है क्या? L स्क्वायर बराबर इसे मैं डिब्बे में इसलिए बंद कर रहा हूँ कि इसका वक्र से कोई संबंध नहीं है। ये हमें L निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करना है। L हम निकाल लेंगे। L किसके साथ निकलेगा? R और H की। सवाल में R और H दिया होगा, फिर हम L निकालेंगे उससे, फिर हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, तब जाके हमारा उत्तर आएगा। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। वो कहेगा किसी शंकु की त्रिज्या इतनी है और लंबवृत्तीय ऊंचाई इतनी। तो आपने जब चित्र बनाया तो आपको पता है ना लंबवृत्तीय ऊंचाई सीधी वाली होती है, वो तो उसे तो H कहते हैं। और जब सूत्र लिखते हैं तो क्या आता है उसमें? L। इसका मतलब हमें L का मान R और H की सहायता से उसके लिए क्लियर हो गई बात। अब आ गया गोला। गोले का वक्र प्रति क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का होता है, ठीक है। अब घन का क्या होगा? घन का आधार होता है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, तो घन का आधार हो गया वर्ग, और वर्ग की परिमाप कितनी होती है? 4a। ये भी सेम चलेगा, आधार की परिमाप गुणा ऊंचाई।
आधार की परिमाप कितनी होती है? और ऊंचाई कितना आ गया सूत्र निकल? 4a²। तो ये आपका आधार की परिमाप गुणा ऊंचाई के हिसाब से, इसे आप समझ लीजिए यही इसका वर्ग है 4a²। ये मैंने समझाने के लिए लिखा, ठीक है। और इसकी भी 4 दीवार का ही क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसका भी वक्र पृष्ठ वक्र तो होता ही नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए, इसके बाद आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र को कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को ब्रैकेट में कहते हैं TSA। अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा घनाभ का, उसमें आपका 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या हुआ? आधार की परिमाप गुणा ऊंचाई से 4 दीवार का क्षेत्रफल निकला। उसमें ऊपर और नीचे वाला और जुड़ जाएगा, आधार भी जुड़ जाएगा और जो टॉप है वो भी जुड़ जाएगा, छत भी जुड़ जाएगी। तो वक्र पृष्ठ में तो वक्र पृष्ठ ही निकला है। संपूर्ण पृष्ठ में जो ऊपर और नीचे वाले हैं उनके क्षेत्रफल और जुड़ जाते हैं, जो भी होते हैं। जैसे ये कितना हुआ अगर गुणा कर लें अंदर, 2 गुणा LB प्लस 2 गुणा BH प्लस 2 गुणा H। ना कुछ गड़बड़ हो गई, दिखाओ अभी तब आएगा, कब आएगा अभी बता। इसको जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? ये 2 × LH प्लस 2 × BH प्लस इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, जितना ये है उतना ये होगा। LB गुणा वो LB प्लस LB, अरे नहीं आ रही बात, H क्यों कर रहे हो? 4 दीवार का तो क्षेत्रफल हो गया। ये आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा लंबाई L है, चौड़ाई B है, कितना हो गया? L गुणा B। जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही छत का होगा, उसका भी LB हो गया। LB प्लस LB कितना हो गया? इसमें 2LB जोड़ दीजिए, इसको ऐसे लिखते हैं 2 × LB प्लस BH प्लस किसका मान है? TS। नहीं, घनाभ तो है ही, सामने चल तो रहा है, जिसके सामने जो लिखा जा रहा है वो उसी का सूत्र है। इसमें तो अब टोटल सरफेस एरिया किसका? घनाभ का, वो तो उनके सामने है। आप यहाँ से ऐसे लिखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का निकालेंगे। बेलन का आधार क्या है? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। एक क्षेत्रफल नीचे वाला एक ऊपर वाला, टोटल कितना हो गया? 2πr²। यानी इस वाले में 2πrh में जोड़ देंगे 2πr, तो आपका सूत्र बना 2 × पाई इंटू r इंटू इसका मान निकला ये टोटल सरफेस। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr इंटू, ये नहीं, ये वाला याद रखो, ये भी याद रख सकते हो। ये गिलास, ये कब फायदा करेगा? जब तुमसे कह रहे भाई आपके पास एक गिलास है, अब गिलास तो ऊपर से खुला होता है, होता नहीं होता है? तो 2πrh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस केवल नीचे वाले बेस है πr²। 2πr² नहीं आएगा उसमें, 2πrh प्लस πr², क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही। अब ये भी मान लो छत नहीं होती इसकी, ये एक ऐसा डिब्बा ले लिया जिसका ऊपर का ढक्कन खुला है, आपसे कह दिया भाई उसका आप बताइए कितना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है? तो 4 दीवार का क्षेत्रफल प्लस L × B। इस तरह से आपको सोचना है। हाई स्कूल के सवाल आपके इसी तरह की सोच से हल होंगे। उसका आधार कक्षा 9 में ये जो आपने पढ़ा है ये होगा। अगर आपको ये सब पता है तो वो सब बड़ा आसान लगेगा, और ये सब नहीं पता है, अगर आपने खाली सूत्रों को रटा है सिर हिला हिला के, आयतन आयतन वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ, अब आपको ये पता नहीं होता क्या है। आपको इस तरह से याद रखना है कि ये आया कहाँ से, ये आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शंकु,
शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ हुआ पाई आर एल प्लस। अभी रुकिए, ये क्या है वृत्त, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तभी तो संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, इसमें से कॉमन ले लो पाई आर एल। ये क्या निकाला हमने, टोटल पाई आर एल आया कहां से, वो ये दिखाता है। मेन सूत्र यही वाला है, ठीक है। कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया, ये बताया हमने कैसे आया। ये दिमाग में सोचना है, ऐसे लिखा हुआ तो काफी खराब लगता है, ठीक है। अरे आगे बुद्धि बात। अब आ गया गोला। अब गोले का जो वक्रपृष्ठ है वही इसका संपूर्ण पृष्ठ है, तो इसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ दोनों एक ही होते हैं। अर्धगोला आ गया। अर्धगोले में लेकिन जब हमने इसे काटा तो वक्रपृष्ठ तो ये था, एक पृष्ठ और बना ऊपर वाला जो वृत्त है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हुआ, ऐसे घन है, घन में ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर a गुणा a, छत है, छत का क्षेत्रफल a गुणा a, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, चार दीवार का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर था, चार और 2 कितना हो गया 6, और ढक्कन खुला होता तो बात समझ आ गई। अब हम आते हैं आयतन। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम। या धारिता भी कहते हैं, धारिता को अंग्रेजी में कैपेसिटी। चलिए, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन के जो सूत्र हैं मोस्टली जो आकृति का ऊपर और नीचे एक समान होता है, ऊपर नीचे एक समान, ऊपर नीचे एक समान, इसमें ऊपर नीचे एक समान, इन आकृतियों के बाद इसमें नहीं है ना, इसमें वृत्त है ऊपर है ना। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी L इंटू बी और ऊंचाई h, इसलिए आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा। बेलन भी ऐसे होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई h, आयतन कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। कोण में नहीं होता, लेकिन हाँ एक प्रयोग द्वारा देखा गया, एक समान ऊंचाई की कोण और समान त्रिज्या की कोण, उसके सापेक्ष उतनी ऊंचाई का बेलन, उतनी त्रिज्या का बेलन लिया, तो कौन से हमने पानी भरा बेलन में डाला, फिर भरा बेलन में डाला, फिर भरा बेलन में डाला, तो हमने देखा 3 बार में बेलन पूरा भर गया। और कोण के अंदर उतना ही आयतन आएगा शंकु के अंदर जितना खुद का उसका आयतन, इसका मतलब 3 बार में भर गया, यानी शंकु का आयतन का 3 गुना बेलन का आयतन, तो शंकु का आयतन होगा बेलन के आयतन का 1/3, तो शंकु का आयतन हुआ 1/3। गोले का आयतन इसे रट लो, इसको अभी आप जब हायर 11th 12th में पहुंचोगे तब इस सूत्र को सिद्ध करो। इसको आधा कर देंगे अर्धगोले को, और ये भी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल a स्क्वायर, ऊंचाई इसकी a ही है, तो a स्क्वायर गुणा a कितना हुआ a की घात 3 या भुजा की घात 3। और ये जो आता है उत्तर, ये आता है घन इकाई, ये भी घन इकाई घन इकाई घन इकाई लिख लोगे सब बनेगा। और ये जो उत्तर आता है वो किसमें आता है ये भी उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा समझ में आ गया। और नियम याद रखना कि अगर त्रिज्या और ऊंचाई दी है तो दोनों का जो मात्रक है वो एक समान होना चाहिए। ये आपके मेंसुरेशन के सूत्रों के बारे में विस्तार से आपको बता दिया गया है। आपका आज का काम केवल इतना है कि आप घर पे जाके बार बार बिना देखे इस सारणी का निर्माण करेंगे।
पहले देख के उसे याद करेंगे। पूरा टाइम मिल गया, हमने भी समझा दिया, आप भी अभी कॉपी में लिखो। आपके पास अभी 8वें पीरियड तक का टाइम है, खूब जम के समझेंगे। उसका घर जाकर कॉपी लेके बैठेंगे और इस तरह की सारणी को 5-6 बार बनाएंगे। कितनी बार बनाएंगे? 5-6 बार। और मैच करते जाना, कहीं इसको तो गलत तो नहीं लिख दिया। उसके बाद जो बने हुए पेपर है उनको अपनी कॉपी में रख लेना और 2-4 पेपर को अपने कमरे में चिपका देना। ठीक है? या अपना कमरा अगर पर्सनल नहीं है, किसी के पास नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है, तो वही अपने किवाड़ वाड़ पर जहाँ पढ़ते हो वहीं पर उसे चिपका दो, ताकि जहाँ सो रहे हो उसके इस साइड में चिपका दो, जहाँ सामने पैर करके लेट रहे हो वहाँ चिपका दो, ताकि जब आप लेटें सामने देखें तभी आपको वो सूत्र याद होते हैं। ऐसे याद नहीं होंगे, बड़ी मुश्किल से होते हैं। ठीक है?